बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेजबान प्रोफेसर राणा नेमत। आज के व्लॉग में मैं आपको गंदम के बाद जो कॉटन काश्त की है उसके मुतालिक जो है वो इंफॉर्मेशन दूंगा कि मौजूदा हालात के अंदर जब किसान बहुत ज्यादा परेशान है माशी तौर पे, तो इन हालात के अंदर वो कम बजट में रहते हुए कपास से ज्यादा पैदावार कैसे ले सकता है। तो मेरे किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने कॉटन जो है उसके ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कॉटन के ऊपर ज्यादा खर्चा कर देते हैं ना, तो उससे नुकसान यह होता है कि पौधों की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होती है, कपास जो है वो फल की तरफ नहीं आती, आपस के अंदर जड़ी बूटियां जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं, उनको खाद ज्यादा मिल जाती है। पहले ही जब कपास छोटी होती है उस वक्त हम स्प्रे भी नहीं कर सकते, तो ग्लासोफेट फ्री पे तो कर सकते हैं, दूसरी पे जरा मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह आपने कपास को ऐसा ऐसा जो है जिसे कहते हैं कि वो तोड़ना है, ताकि आपका खर्चा भी बच जाए और कपास जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ोतरी की तरफ भी ना जाए, और उसको मतवाजन चीजें आपने थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। इससे पहली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बताया है कि आपने जो नाइट्रोजन खाद डालने वाले हैं जिनके पास खर्चा इंतहाई कम है और वो कपास को पालने के लिए बहुत मुश्किल से जो है उसके ऊपर उतरेंगे, तो उनको क्या करना है वो आप जो है वीडियो के अंदर पहले के अंदर देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं जिनके पास थोड़ा बहुत खर्चा मौजूद है, तो अब इस मौसम के अंदर कौन सी खाद है कि जो आपको डालनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो है कि जो नाइट्रोफास है वो आपने एक बोरी 1 एकड़ की वो आपने या तो फ्लड कर देनी है, या आपने पानी आने से पहले, अगर जमीन आपकी रेतली है तो पानी आने के बाद जो है वो 1 घंटे बाद आप जो है उसको खेलियों के अंदर डालें, और अगर आपकी जमीन जो है चिकनी है तो आप पहले भी उसे छट्टा कर सकते हैं। इसके बाद जो जमीन आपकी रेतली है तो आप डीएपी भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है एक खाद जो है जिसे हम ठंडी खाद कहते हैं वो है अमोनियम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे ग्वारा खाद भी कहते हैं। तो वो खाद जो है वो भी आप अगर डाल दें तो वो खाद ऐसा ऐसा जो है वो लगती रहती है। 1 एकड़ के अंदर 1 बोरी, उसे आप कोशिश करें कि उस खाद के ऊपर, क्योंकि वो कोटेड होती है, तो उसका असल जो फायदा होता है ना वो होता है कि उससे आप जो है वो खेलियों के अंदर जो है वो केरा करें। अगर आपने कपास जो है वो वैसे लगाई हुई है, छट्टा किया हुआ है, या आपने जो है उसको रेज किया हुआ है, तो उसको आप छट्टा दें, तो वो छट्टे के ऊपर जो है वो ज्यादा जो है अपना असर जो है वो दिखाती है। अगर आप उसको फ्लड कर देंगे तो फिर उसका जो असल मकसद होता है वो जो है वो फौत हो जाता है। तो आपने जो है वो उसके अंदर गवारा खाद डालनी है। और एक चीज जिसका आपने ख्याल रखना है, वो सबसे ज्यादा ख्याल आपने ये रखना है कि आपकी जो कपास है वो एक्स्ट्रा बढ़ोतरी की तरफ ना जाए। जब उसको पानी लगाना है ना, पानी लगाने के अंदर आपने एहतियात ये करनी है कि आपने कपास को ये देखना है कि ये सुबह 10 बजे ऊपर से कुमड़ा तो नहीं रही है। अगर आपकी कपास 10 बजे कुमड़ाना शुरू कर दे तो इसका मतलब ये है कि वो पानी मांग रही है। नंबर दो आपने, जैसे ये खेली है ना, ये देखें, ये खेली आपने खुरपी के साथ या कसी के साथ उखाड़ के देख लेनी है। अगर तो उसका लड्डू बनता है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर नमी मौजूद है, आपने फिर पानी नहीं लगाना। और अगर उसका लड्डू नहीं बनता तो, और वो यूं करते हैं तो वो सारी की सारी जो है वो फैल जाती है, गिर जाती है मट्टी, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसको पानी लगा देना है। और एक और पानी लगाने के अंदर आपने जो एहतियात करनी है वो ये है कि पानी आपने कभी भी भर के नहीं लगाना। पानी हमेशा, जैसे ये पौधा है ना, ये देखें, ये पौधा है, तो इस पौधे से कम 4 उंगल जो है ना, ये 4 उंगल, ये पानी नीचा रहना चाहिए। जब पानी आपके पौधे के साथ लग जाता है तो जमीन जो है वो हार्ड हो जाती है, और उसके पौधे के अंदर जो है फिर फलने और फूलने की जो सलाहियत होती है, जड़ें जो है उसकी, वो ऊपर से जो है वो सांस नहीं ले सकती, और आपका पौधा जो है फिर वहां पे रुक जाता है। इसके अलावा जो है, अगर आपकी जमीन के अंदर दीमक है, सौंक लग गई आपके, तो फिर आप क्या करें, जो रेतली जमीन है उनके अंदर सौंक भी लग जाती है, तो आपने फिर क्या करना है, आपने 1 लीटर क्लोरोपेरिफास वो आपने ड्रम के अंदर डाल के जो है वो फ्लड कर देना है। तो इंशाल्लाह आपकी जो दीमक का मसला होगा वो भी हल हो जाएगा। और अगर दीमक आपका ज्यादा ही लग गया है तो फिर आपने टैंकी के अंदर जो है वो 150 जो है वो सीसी डाल के
आपने फिर ये जड़ों के अंदर जो है ना साथ साथ फुहारा मोटा करके और वहां पे जो है ना वो ड्रिंचिंग जो है वो कर देनी है। तो इससे आपका दीमक का मसला जो होगा वो भी हल हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपने इसका सबसे बड़ा जो ख्याल करना है ना वो ये करना है कि जो पहला स्प्रे है वो जितना भी आप लेट कर सकते हैं ना उतना वो लेट करें। जब आप खाद कम डालेंगे, पौधे की बढ़ोतरी नॉर्मल हो रही होगी, पौधे का रंग जो है वो इतना ज्यादा जो है वो शाइनिंग नहीं होगा, इतना ज्यादा सब्ज नहीं होगा, तो फिर इसके ऊपर पेस्ट का जो है वो हमला भी कम होगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि पहला स्प्रे जो है वो आपने लेट कर देना है। जितना पहला स्प्रे आप लेट करेंगे तो उतने ही आपके मुफीद कीड़ों की जो तादाद होगी वो इसके अंदर ज्यादा होगी और जो नेचुरल कंट्रोल है वो आपका होता रहेगा। तो इस तरह आप इसको वो थोड़ा सा जो है आप अच्छे तरीके के साथ इसको मैनेज करके अपना खर्चा भी बचा सकते हैं और इसका जो है इसकी पैदावार भी आपकी अच्छी हो सकती है। आगे जूं जूं फिर ये इसके मराहल आएंगे तो मैं आपको स्प्रे के मुतालिक भी बताऊंगा कि कौन से स्प्रे जो है वो सस्ते हैं और वो ज्यादा इफेक्टिव हैं, जिनसे आप अपना खर्चा भी बचा सकते हैं और आपकी जो है वो पैदावार भी अच्छी आ सकती है और उससे आपकी बीमारी भी खत्म हो सकती है। ये इंशाल्लाह फिर मैं ये मरहलावार आपको इसी तरीके के साथ जो है वो बताता रहूंगा। तो इस तरह अल्लाह ताला से मैं ये सारी बातें मैंने जो आपको बताई हैं, मैं अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला किसान को जो है उसकी मुश्किलात को दूर करे और उसको इन जो है मुसीबत में जो फंसा हुआ है इससे वो निकालें। तो मेरे किसान दोस्तों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें ताकि मेरे जो दूसरे किसान भाई हैं उन तक भी बातें पहुँच जाएँ। मेरे तमाम किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया।